मैं वीडियो लेकर आई हूँ, दिस इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल वीडियो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। एंड ये जो मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये पूरे एनएमआर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनाउंसमेंट करनी है मुझे। उसके लिए आपको ये लेक्चर एकदम लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्लास के लास्ट में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और वो अनाउंसमेंट आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। You guys will thank me later। यहाँ पर आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज में। तो 4th सेमेस्टर वाले बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है और आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, दिस इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल वीडियो। जी हाँ, आप ही की डिमांड्स आ रही थी कि एनएमआर पे वीडियो बनाइए मैम, एनएमआर की बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आज की मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ एनएमआर स्पेशल कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। एंड ये जो मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये पूरे एनएमआर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एनएमआर में लेकर के आई हूँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में। मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर आपको प्रॉपर सिर्फ एनएमआर पे ही डेडिकेटेड एक थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए बेटा, तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि मैम एक थ्योरेटिकल वीडियो भी हमें चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने क्लासमेट्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि थोड़ा सा उनका भी फायदा हो। इसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट करनी है मुझे, उसके लिए आपको ये लेक्चर एकदम लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्लास के लास्ट में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और वो अनाउंसमेंट आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। यू गाइज विल थैंक मी लेटर। तो क्या आज की वीडियो शुरू की जाए? तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं लेकर के आई हूँ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द केमिकल शिफ्ट्स। एनएमआर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है बेटा, दैट इज योर केमिकल शिफ्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका केमिकल शिफ्ट होता है ना, केमिकल शिफ्ट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम? केमिकल शिफ्ट को पहले हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको बताऊं तो बेटा सबसे पहले एनएमआर में आया था हमारे पास शिफ्ट, लेकिन शिफ्ट में काफी कुछ गड़बड़ी निकल के आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। डिटेल में हम कभी और जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उन चीजों को मॉडिफाई करते 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 शिफ्ट का कन्वर्ट हो गया केमिकल शिफ्ट। फिर हमें क्या मिला? हमें शिफ्ट ना मिलकर हमें एक नई चीज मिली, मॉडिफाइड चीज मिली, जिसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट हमारे पास बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन में है, यही अभी तक पढ़ा जा रहा है। केमिकल शिफ्ट की बेटा कई सारी वैल्यूज होती हैं जो कि आपको हर एक चीज के लिए अलग अलग दी जाती हैं। अगर मैं आपको केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला बताऊं तो केमिकल शिफ्ट का बेटा फॉर्मूला होता है शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन। कौन सी मशीन की बात हो रही है मैम? यहाँ पे बात हो रही है आपकी एनएमआर की मशीन की। कौन सी मशीन की मैम? एनएमआर मशीन की यहाँ पे बात हो रही है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट इज इक्वल्स शिफ्ट, शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एस से, कैपिटल एस से, अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन। आप अपने एग्जाम में ये फॉर्मूला एज इट इज मेंशन कर सकते हो। तो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हुआ मैम? केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला हुआ शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन। अच्छा, शिफ्ट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? शिफ्ट की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है तुम्हारे पास मेगाहर्ट्ज। और हर्ट्ज अपॉन मेगाहर्ट्ज क्या बनाता है? हर्ट्ज अपॉन मेगाहर्ट्ज कन्वर्ट हो जाता है पीपीएम में। तो हमेशा याद रखिएगा केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा पीपीएम से। केमिकल शिफ्ट इज इक्वल शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन। शिफ्ट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं मैम? शिफ्ट की यूनिट होती है हर्ट्ज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन की यूनिट होती है मेगाहर्ट्ज। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आप अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में ये डायरेक्ट आ सकता है, अदरवाइज आप जो सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे वहां पर अगर आप ये लिखोगे ना, आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम पीपीएम में। केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन। शिफ्ट का जो यूनिट होती है दैट इज योर हर्ट्ज एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन इज मेगाहर्ट्ज। डन।
अब हम थोड़े से आंसर की तरफ देखते हैं। केमिकल शिफ्ट यानी कि दिस डेल्टा is a fundamental concept in nuclear magnetic resonance spectroscopy. NMR की फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका केमिकल शिफ्ट है वो बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है, विच इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसका यूज करते हैं मैम इसमें? इसकी वजह से हम पता करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है प्रियंका, तो आप मुझे मेरे नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। आप बोलेंगे कि प्रियंका मैम का लेक्चर आया है, तो मैम मैं कैसे आइडेंटिफाई हुई? मेरे नाम से। सिमिलरली बेटा हर एक कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो जो आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लिखेंगे उन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो अल्कोहल की केमिकल शिफ्ट है, ये तो 1 डिग्री कार्बन की केमिकल शिफ्ट है, ये तो 2 डिग्री कार्बन की केमिकल शिफ्ट है। तो इस तरीके से बेटा हम किसी केमिकल शिफ्ट की वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेशली इन प्रोटॉन, स्पेशली हम प्रोटॉन के केस में एंड कार्बन के केस में। दैट इज वाई बेटा जब भी तुम NMR पढ़ोगे तो तुम्हारी जो NMR होती है वो 2 लोगों की हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। किस किस की पढ़ते हैं मैम? एक तो आप प्रोटॉन की पढ़ते हो जिसे हम 1H NMR भी बोलते हैं। प्रोटॉन की NMR जब हम पढ़ते हैं उसे हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा जो है वो है 1H NMR। 1H NMR के अलावा तुम 13 कार्बन की भी NMR पढ़ते हो। 13 कार्बन NMR ऑल्दो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन 1H NMR तुम्हारी काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फाइन, अब देखो यहाँ पर chemical shift provides information about the electronic environment surrounding specific nuclei in a molecule and helps identify different type of atom और functional groups। सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर आपको पता होगा कि केमिकल शिफ्ट की क्या वैल्यू है तो तुम लोग तुरंत बता दोगे कि अरे ये वाली वैल्यू है, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे अगर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताऊं, अगर तुम्हारे पास कोई 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन के लिए बेटा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 0.9 ppm। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे अगर तुमको एक पीक मिली और ये पीक मिल रही है 0.9 पे, तो इससे क्या मिलेगा मैम? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पीक है ये 1 डिग्री कार्बन की है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है ना उसमें एक कार्बन ऐसा है जो कि 1 डिग्री है। अब बेटा ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पर हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है, हम मेनली क्वेश्चन एंड आंसर को देख रहे हैं। बट अगर डिटेल में करवाना है तो भी आप मुझे एक बार वीडियो जरूर कमेंट जरूर डालना कि मैम हमें NMR डिटेल में पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए अभी ये ज्यादा बेटर होगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे एंड यू वांट टू स्टडी इन डिटेल तो आप कमेंट्स करिएगा। अगर मुझे 3-4 बच्चों के कमेंट्स मिल गए कि मैम NMR को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाओ या किसी भी टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मुझे ये टॉपिक, मुझे ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, तो मैं आपको डिटेल में लेकर आऊंगी। अभी हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंडर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। फाइन, तो देखो क्या होता है, हमारे पास अगर 1 डिग्री दिया होगा तो उसकी जो हमें पीक मिलेगी यानी कि केमिकल शिफ्ट होगी वो कहाँ मिलेगी मैम? 0.9 ppm वैल्यू पे। और ये 0.9 क्या है मैम? ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर तुमको कोई पीक मिल रही है तो तुम तो तुरंत आइडेंटिफाई कर जाओगे कि मैम इस कंपाउंड में हमें कहीं ना कहीं एक 1 डिग्री कार्बन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट की मदद से। फिर देखो, chemical shift is defined as the difference in the resonance frequency of a nucleus from a standard reference compound expressed in parts per million। expressed in parts per million यानी कि ppm। ये मैंने अभी बताया था कि केमिकल शिफ्ट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं मैम? केमिकल शिफ्ट को आप ppm में रिप्रेजेंट करते हो। उसी ppm का जो फुल फॉर्म है दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। समझ आया? अब आगे चल के हम केमिकल शिफ्ट के थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेते हैं। मैथमेटिकली अगर तुमको केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करना है या इसका तुमको अगर फॉर्मूला लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे। केमिकल शिफ्ट होती है, अच्छा ये बेटा आपका लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी माइनस सैंपल की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट यानी कि मशीन जिसमें तुम्हारा NMR सिग्नल बेसिकली मेजर किया जा रहा है।
इंटू 10⁶। ये पूरी की पूरी किस में आती है मैम? ये पूरी की पूरी जो आती है वो ppm में आती है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया मैम? ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया केमिकल शिफ्ट का। तो ये फॉर्मूला किसका है मैम? ये फॉर्मूला है आपके पास केमिकल शिफ्ट का। जब अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो पहले जितनी मैंने थ्योरी लिखी है वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी मेंशन करोगे। जो अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था कौन सा? ये वाला देखो, ये वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था वो तो आपको लिखना ही लिखना है, स्टार्टिंग में ही लिख देना, लेकिन उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी जरूर लिखना है ना। दोनों फॉर्मूले केमिकल शिफ्ट के हैं। जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जितना प्रेजेंटेबल तुम्हारा आंसर होगा, उतने ही अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये लिखोगे। ओके, ये आंसर आता है किसमें मैम? हमारा पीपीएम में आता है, जहां पे ये भी चीज तुमको बतानी पड़ेगी कि कौन क्या है। जैसे कि ये क्या है? डेल्टा। बेटा डेल्टा तुम्हारे पास केमिकल शिफ्ट है, किसमें आता है मैम? केमिकल शिफ्ट आती है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। उसके अलावा मैम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल है दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। उसके बाद जो मैम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस है वो बता रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस कंपाउंड। किसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? रेफरेंस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सैंपल वाला जो था वो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी बता रहा था न्यूक्लियस की, और जो रेफरेंस दिया हुआ है वो आपको क्या बता रहा है? वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बता रहा है रेफरेंस कंपाउंड की। अच्छा, अगर रेफरेंस कंपाउंड की बात करी जाए तो इन एनएमआर टीएमएस इज रेफरेंस कंपाउंड। आपका जो रेफरेंस कंपाउंड होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, चाहे आपके एमसीक्यूज हो जाए, चाहे आपके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, चाहे आपकी थ्योरी वाली कोई सब्जेक्टिव वाला एग्जाम आ जाए, कॉलेज का सेमेस्टर हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एनएमआर में रेफरेंस कंपाउंड कौन सा होता है। तो जो एनएमआर का रेफरेंस कंपाउंड होता है वो होता है टीएमएस। टीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएमएस की फुल फॉर्म होती है बेटा टेट्रा मिथाइल सीलेन, SILANE, टेट्रा मिथाइल सीलेन। कई बार तो पूछ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बता दो क्या होगा। स्ट्रक्चर देखो, सीलेन का मतलब क्या होता है? सीलेन का बेटा मतलब होता है सिलिकॉन, SI, तो बीच में तुम्हारे पास आएगा SI। अब यहाँ पर SI के साथ साथ क्या लगा हुआ है? टेट्रा मिथाइल। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर लगे होंगे सिलिकॉन के साथ। देखो कैसे, 1 2 3 4, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3rd एंड दिस इज 4th मिथाइल। तो यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर 4 हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हैं एक सिलिकॉन के पास। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मैम? ये रिप्रेजेंट करता है टीएमएस यानी कि टेट्रा मिथाइल सीलेन। ये क्या होता है मैम? ये हमारे पास रेफरेंस कंपाउंड होता है। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है मैम? इसके लिए केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 ppm। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको लिख रही हूँ, आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो बेटा नोट्स में ये जरूर से ऐड कर लो, क्योंकि जो भी तुम नोट्स बनाओगे उसमें ये चीज लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी एग्जाम दो, चाहे सब्जेक्टिव चाहे कॉम्पिटिटिव, दोनों एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो एनएमआर में क्या होता है मैम? एनएमआर में हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं और वो रेफरेंस कंपाउंड होता है टीएमएस। टीएमएस यानी टेट्रा मिथाइल सीलेन। अब टेट्रा मिथाइल सीलेन का मतलब क्या बेटा? टेट्रा मिथाइल सीलेन यानी कि टेट्रा मतलब 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं एक सीलेन के साथ। तो हमने सबसे पहले एक सिलिकॉन लगाया, सिलिकॉन के साथ हमने 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये क्या हो गया मैम? ये हो गया हमारा टेट्रा मिथाइल सीलेन। और टेट्रा मिथाइल सीलेन की केमिकल शिफ्ट कितनी आएगी मैम? इसकी केमिकल शिफ्ट आएगी 0 ppm। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल शिफ्ट। आई होप तुमको केमिकल शिफ्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे केमिकल शिफ्ट कभी घटती है कभी बढ़ती है, किस किस फैक्टर पे केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है। अब बेटा अभी तो मैं आपके लिए पूरा सिर्फ ये हेडिंग लेकर आई हूँ, ये आपके लिए सिर्फ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, लाइक बहुत ज्यादा अगर लंबा वाला ये क्वेश्चन है, तब तुम्हें इनके बारे में भी थोड़ी चीजें लिखनी पड़ेगी। जैसे आपने एक हेडिंग डाली, इसके लिए 2 लाइन लिखी, फिर एक हेडिंग डाली, फिर 2 लाइन लिखी, तो वो भी आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना पड़ेगा, है ना। एंड इफ यू वांट कि मैं ये भी करवाऊं तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द केमिकल शिफ्ट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो किसी न्यूक्लियाई में केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं ये फैक्टर? एक बार तुम खुद देखो यहाँ पर स्लाइड में कौन कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं, और ये सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में नोट डाउन होनी चाहिए। पहला फैक्टर कौन सा है मैम? जो पहला फैक्टर है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, यानी कि जो नेबरिंग ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपाउंड लेती हूँ CH3Cl। अब इस CH3 का जो नेबरिंग ग्रुप है वो कौन सा है मैम? CH3 का नेबरिंग ग्रुप जो है वो Cl है।
अब जो नेबरिंग ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है केमिकल शिफ्ट। अगर मैं CH3Cl की जगह पे मान लो मैं CH3F ले रही हूँ, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मैम ये वाला जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी केमिकल शिफ्ट जो होगी अलग होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट जो होगी अलग होगी। मतलब किस किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, कि जो तुम्हारे नेबरिंग ग्रुप्स होने वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उस पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट जो होती है वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो तुम्हारा कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहने वाला है। देखो ध्यान से, लेट अस सपोज कि हमने एक बार ले लिया है CH3, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैम इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगा sp3 या फिर sp2, मान लो CH3 का sp2 हो जाता है, लेकिन मैं sp2 वाला एग्जांपल क्यों ले रही हूँ? मैं ये ले रही हूँ, ये वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर मैं ले रही हूँ डबल बॉन्ड कार्बन, फिर मैं ले रही हूँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन वाला लेंगे बेटा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर मैं डबल बॉन्ड कार्बन ले रही हूँ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन ले रही हूँ बेटा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो जितना हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है उतना ही आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे 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 तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। पहला फैक्टर मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम काफी ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर है मैम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। थर्ड वैल्यू क्या होने वाली है? एन आइसोट्रोपी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये वाला फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एन आइसोट्रोपी। अब देखो एन आइसोट्रोपी की वजह से क्या होता है, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बेंजीन ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैंने यहाँ पर एक बेंजीन ले लिया तो बेंजीन में क्या बने हुए मैम? बेंजीन में आपके पास पाई बॉन्ड्स, पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल की वजह से सॉरी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड भी है। तो मैम यहाँ पर क्योंकि पाई और पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ होते हैं मैम? पाई बॉन्ड वहीं होते हैं जहां पी ऑर्बिटल होते हैं। तो हर एक कार्बन के ऊपर मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, ऑर्बिटल बनाया। अब जैसे ही यहाँ पर देखो क्या होगा मैम, अगर मैं ऊपर वाले ऑर्बिटल को मिक्स करूंगी तो एक सर्कल सा शेप बन जाएगा। सिमिलरली मैम अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये नीचे वाले को मिक्स किया, अगर मैंने नीचे वाले कार्बन एटम्स के लोब्स को मिलाया तो हमारे पास एक और सर्कल बन गया। अब यहां से असाइन होते हुए बेटा दो लाइंस जनरेट होती हैं और एक कोन का फॉर्म ले लेती है। कौन सा फॉर्म लेती है? एक कोन। जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना या बर्थडे कैप होती है, वैसा ही यहाँ पे एक बर्थडे कैप की तरह बन जाती है। और ये कैसा होता है? जब हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अभी इतना ही डिटेल में समझो, आपके लिए इतना इनफ है अभी के लिए। इस इफेक्ट को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। आपकी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट होती जाती हैं। अब जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस एरिया को क्या कहते हैं? जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एरिया बहुत ही ज्यादा शील्डेड होता है। जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है वो एरिया बहुत ही ज्यादा डीशील्डेड होता है। तो इसको बेटा बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। और तुम्हारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किस पे मैम? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट पे। ठीक। फोर्थ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम तुम्हारी या उतनी ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी वैरी करती रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है मैम? अगर हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे ही हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है उसमें बहुत इंपैक्ट आ रहा होगा। वो कम भी हो सकती है या ज्यादा भी। ये चीजें आप देखिएगा क्या हो सकती है, आपका होमवर्क है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंपैक्ट बहुत आता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का भी बेटा बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है। आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है, नॉन पोलर लिया है, या आपने सॉल्वेंट लिया ही नहीं है। इन तीनों केसेस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट सॉल्वेंट का भी पड़ता है। नेक्स्ट केस है कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक तरफ ये लेती हूँ सिर्फ साइक्लोहेक्सेन, और अगर एक तरफ मैं यहाँ पर लेती हूँ बेटा बेंजीन, कैसे से बन गया बेंजीन, ढंग से बनाती हूँ थोड़ा। एक तरफ मैंने लिया बेंजीन। अब बेटा ध्यान से देखो, बेंजीन के केस में क्या होगा मैम? बेंजीन के केस में पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, यानी कि यहाँ वाले केस में मैम कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। अब क्योंकि यहाँ वाले केस में कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ वाले केस में अगर देखेंगे साइक्लोहेक्सेन के केस में, तो मैम यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देखो नो कॉन्जुगेशन अवेलेबल। तो यहाँ पे भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है।
कॉन्जुगेशन जिसमें है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कुछ और होगी, और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कुछ और होने वाली है। फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट्स पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। स्टेरिक इफेक्ट आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है, या फिर अगर आपने एनएमआर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्टेरिक इफेक्ट्स क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट्स की वजह से भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद लास्ट में आता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी भी इस एनाइसोट्रोपी पे बेस्ड ही होती है, जो कि केमिकल शिफ्ट पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। समझ आया बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल शिफ्ट। यहां पर हमने देखा कि केमिकल शिफ्ट के बारे में आप क्या समझते हो। क्वेश्चन था व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तुमको केमिकल शिफ्ट के बारे में मैं सारी की सारी नॉलेज दे सकूं कम टाइम में, बट हमारे पास बेटा लिमिटेड टाइम है ना, तो जितना हो सकेगा मैं उतना करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, मैं बहुत देर तक तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकती, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होगा तुम लोगों के पास अभी, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं तुमको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना भी बेटा मैंने तुमको शिफ्ट में बताया, केमिकल शिफ्ट में, ये सारी जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई, आप ये सारी चीजें अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, और ये आई होप ये नोट्स तुम बना रहे हो। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम ये लिख कर आओगे तो तुम्हें बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन वो वाला खत्म हो गया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनएमआर। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अभी मैंने आई थिंक शील्डिंग और डी शील्डिंग का नाम लिया था, वो टॉपिक वापस आ गया। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, कि शील्डिंग और डी शील्डिंग से तुम क्या समझते हो। अच्छा, अगर बेसिक शब्दों में मैं बताऊं शील्डिंग का मतलब क्या होता है तो क्या कहोगे, व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग। मैम, अगर हम सोचें तो शील्डिंग का मतलब होता है किसी को शील्ड कर देना, मतलब किसी के आसपास शील्ड लगा देना, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर देना, उसको हम कहेंगे मैम शील्डिंग हो गई। डी शील्डिंग का मतलब मैम क्या होता है, डी शील्डिंग का बेटा मतलब होता है कि उसकी शील्ड हटा देना, प्रोटेक्शन हटा देना, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा मैम, वो हो जाएगा डी शील्डेड। तो ये दो टर्म्स हमारे पास होते हैं। अब देखो शील्डिंग क्या होती है, सबसे पहले हम शील्डिंग पे फोकस करते हैं। शील्डिंग रेफर्स टू, वही प्रोटेक्शन वाली चीज यहां पर भी आ गई। शील्डिंग रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब किसका प्रोटेक्शन हमें करना है, हमें प्रोटेक्शन करना है न्यूक्लियस का, फ्रॉम द फुल इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किससे करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, बाहर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड से हम न्यूक्लियस को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा वो कॉन्सेप्ट कहलाता है शील्डिंग। क्या कहलाता है मैम, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है शील्डिंग। राइट, उसके बाद देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ न्यूक्लियस सर्कुलेट। न्यूक्लियस के अराउंड बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो घूमने लगता है, एंड जनरेट्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने लगता है। दिस इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। कहां पे अपोज करती है, एट द न्यूक्लियस। फिर देखो क्या होता है, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस इज रिड्यूस। जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाती है मैम, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसी फिनोमिना को कहते हैं बेटा हम शील्डिंग, और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है मैम, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है शील्डेड। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं मैम, न्यूक्लियस को कहा जाता है शील्डेड। अब पहले मैं तुमको शील्डिंग और डी शील्डिंग समझा दूं अच्छे से, या पहले मैं डी शील्डिंग समझा दूं फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक पहले मुझे शील्डिंग समझा देना चाहिए। ओके, पहले हम इस डायग्राम, इस वाले डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले एक डायग्राम मैं बना रही हूं, आप उसको देखो। बेटा ये है, मान लो तुम्हारे पास न्यूक्लियस, ये तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है। क्या है ये मैम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं मैम, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आपने बना दिए। अब एनर्जी लेवल्स के पास ही में यहाँ पर यहाँ पर तो ये तुम्हारा वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल है। इस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है मैम, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने क्या अप्लाई किया, इस बी नॉट को बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान से समझना। इस बी नॉट, यानी कि जब भी तुम्हारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी उसको तुम रिप्रेजेंट करोगे बी, बी के नीचे नॉट लगा दो, बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो,
जैसे ही तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जा रही है, उस जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे बेटा बीई। क्या बोलेंगे? बीई। जैसे ही तुम यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है जिसको हम कहेंगे बीई। किसके थ्रू जनरेट हो रही है मैम? इलेक्ट्रिक बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फाइन। अब ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो न्यूक्लियस के साथ में क्या करेगा मैम? न्यूक्लियस के पास में ये जाना चाहती है, न्यूक्लियस को इंपैक्ट करना चाहती है, न्यूक्लियस की जो स्पिन है उसको बदलना चाहती है। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर मैम आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैम ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का अपना भी एक फोर्स लग रहा होगा। भाई कोई बैठा है तो वो उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, उसका भी तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसका भी एक इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से भी एक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से ये वाली जो है, इसको बी नॉट लिख देते हैं, इसको बी नॉट लिख दिया है मैंने। तो इसकी वजह से बीई की वजह से बी नॉट पूरी की पूरी न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये उसको पहुंचने ही नहीं दे रहा है। इसके और बी नॉट और बीई के बीच में हो रहा है रिपल्शन, जिसकी वजह से ये जो बी नॉट है वो न्यूक्लियस के पास पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब अगर मैं तुमको बताऊं कि बी इफेक्टिव कितनी होगी, यानी कि फाइनल वाली जो बी है वो कितनी होगी मैम? जो फाइनल वाली बी है वो होगी बी नॉट माइनस बीई, यानी कि जो बीई है ना, इसकी वजह से बी नॉट पूरा का पूरा न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो इस फील्ड को, इस चीज को हम क्या बोलेंगे मैम? इस चीज को हम बोलेंगे कि बीई का यहाँ पर फील्ड इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से बी नॉट न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? ध्यान से देखो मैम, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, तब मैम हमारे पास बीई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। किसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी मैम? तब बीई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाता रहेगा मैम, उतनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो कम होती जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाता जाएगा उतनी हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मैम वो काफी कम हो जाएगी। और मैम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम हुई तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ना मैम, वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी मैम? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? बीई बढ़ा, बी नॉट की वैल्यू कम हो गई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो गई, इसको हम बोलेंगे शील्डिंग। क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे शील्डिंग। तो अगर शील्डिंग को मुझे सिर्फ फॉर्मूले में समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी? मैं समझाऊंगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से बीई की वैल्यू भी बहुत बढ़ गई, बी नॉट की वैल्यू कम हो गई, और मैम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी कम हो गई। तो मतलब अगर तुमसे पूछा जाएगा कि जब शील्डिंग हो रही होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही होती है, तो आपकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ता है? आप बोलोगे कि मैम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये किसके लिए था मैम? ये था शील्डिंग के लिए। अब तुरंत इधर आओ, अगर मैं कर दूं कि, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं बहुत कम ले रही हूँ। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम ली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लेने का मतलब है मैम बीई की वैल्यू भी काफी कम होगी, है ना? बीई की वैल्यू काफी कम होने का मतलब है मैम बी नॉट की जो वैल्यू है ना आपकी, वो काफी ज्यादा होने वाली है। बीई की वैल्यू काफी कम होगी, बी नॉट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। मैम बी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो नो डाउट जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा होने वाली है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इस चीज को बोलेंगे डी शील्डिंग। वापस देखो, अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं तो हमारी जो बीई की वैल्यू है वो भी काफी कम हो जाएगी, लेकिन बीई कम होगी तो बी नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही ये बढ़ेगा मैम केमिकल शिफ्ट भी बढ़ेगा। इसको हम बोलेंगे डी शील्डिंग। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डी शील्डिंग का केमिकल शिफ्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो तुम क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि मैम डी शील्डिंग की वजह से ना जो केमिकल शिफ्ट होती है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि डी शील्डिंग की वजह से मैम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बेटा जो भी मैंने तुमको ये समझाया है अपनी लैंग्वेज में, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सेम टू सेम वही चीज। घर पे जाके दोबारा रीडिंग करना, जो भी मैंने तुम्हें समझाया है सब सेम टू सेम लिखा हुआ है। एक बार घर पे जाके दोबारा पढ़ोगे तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब डी शील्डिंग भी एक बार देख लेते हैं कि डी शील्डिंग में क्या हो रहा था। डी शील्डिंग इज द अपोजिट ऑफ शील्डिंग। वेरी गुड।
जो शील्डिंग है उसका अपोजिट होता है डी शील्डिंग। शील्डिंग यानी कि पकड़ लेना, शील्ड कर लेना, डी शील्डिंग खुला छोड़ देना, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डी शील्ड हो भाई तुम। तो जो डी शील्डिंग है दैट इज द अपोजिट ऑफ शील्डिंग। अब देखो यहाँ पर इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बीई का कम हो जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना अराउंड द न्यूक्लियस, विच लीड्स टू द इंक्रीज्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बीई कम हो रही है फॉर श्योर, बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैम? बी नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम वही चीज लिखी है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उन न्यूक्लियाई से खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा सुनो, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं वो न्यूक्लियाई से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं। जैसे ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे पास कम होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट क्या हो जाएगा मैम? बी नॉट बढ़ जाएगा। दिस रिड्यूसेस द शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है मैम? जिसकी वजह से हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, मेकिंग द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस मोर ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट काफी ज्यादा लगता है। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, यानी कि जो आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड था, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है क्योंकि उसमें बी नॉट की वैल्यू बढ़ गई है। बी नॉट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई है। और इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब क्या बता रहे हैं मैम? ये सब कुछ हमें बता रहा है डी शील्डिंग के बारे में। किसके बारे में बता रहा है मैम? ये सब कुछ हमें बता रहा है डी शील्डिंग के बारे में। किसके बारे में? डी शील्डिंग के बारे में। अब एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लो जो मैं लिख कर आई थी। ये जो यहाँ पे बेटा आपको रेड रेड दिख रहा है, ये रेड रेड आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे कि बेंजीन समझ लो फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक रेड कलर की आपको ये अंदर बेंजीन बना के दिखाई थी, बहुत ध्यान से देखो, बेंजीन दिख रही है इसके अंदर बेटा। सेम बेंजीन आपकी यहाँ पर भी है। ये जो है वो आपकी एक तरीके से बेंजीन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बेंजीन बनी हुई है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर आपके पी ऑर्बिटल्स भी लाए करेंगे। पी ऑर्बिटल क्यों है मैम? क्योंकि यहाँ पर बेटा तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है, इस वजह से पी ऑर्बिटल है। अब जैसे जैसे तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर तुमने जैसे ही अप्लाइड किया मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, देखो यहाँ पर ये तो हमने क्या अप्लाई किया मैम? बी नॉट है। बी नॉट का मतलब है कि मैम हमने यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब जैसे जैसे तुम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसके जो ऑर्बिटल्स है ना, ये ऐसे ऐसे मूव करने लगे। जैसे जैसे तुम्हारे ये ऑर्बिटल मूव करेंगे, ऑर्बिटल यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगेंगी। ये क्या है? ये तुम्हारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर तुम कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर दे? दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दे आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है मैम? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि यहाँ से जा रही हैं और फिर यहाँ पे आ जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं और फिर यहाँ पे आ जा रही हैं। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही मैं अगर सहारा लेके, अगर इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज करके मैं यहाँ पर एक एरिया बनाऊं, तो वो एरिया पता है कैसा होगा? एक इधर से और एक इधर और एक इधर, एक इधर। हमारे पास एक ऐसा एरिया बन के आ गया जहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। इसको मैं ऐसे करके शेप दे देती हूँ, इसको मैं ऐसे करके शेप दे देती हूँ। क्या ये वही आपको कोन नजर नहीं आ रही है? क्या ये वही कोन नजर नहीं आई? तो यहाँ पर मैंने एक एरिया दे दिया जहां पर क्या है मैम? इस एरिया के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या नहीं है मैम? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अंदर नहीं है। तो ये जो तुम्हारा बेटा बाहर वाला एरिया होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये बेंजीन रिंग के बाहर वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं बेटा डी शील्डेड रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं मैम? ये होता है डी शील्डेड। और डी शील्डेड है क्योंकि ये डी शील्डेड है, तो इसमें मैम जो, क्योंकि ये मैम डी शील्डेड है, तो यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा होगी। ओके, और अंदर वाला जो एरिया है यानी कि ये वाला एरिया, ये कैसा है मैम? ये शील्डेड है। ये वाला कैसा है मैम? कोन के अंदर। ये देखिए मैम, जो कोन के अंदर वाला एरिया आ रहा है वो कैसा है? शील्डेड। लिखो जो इनसाइड द कोन है, लिखिए जो आपके पास आ रहा है इनसाइड द कोन, वो कैसा एरिया है मैम? जो इनसाइड द कोन है वो काफी ज्यादा शील्डेड है। शील्डेड है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी होगी मैम? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी। और जो आपका आउटसाइड द कोन है, जो तुम्हारा आउटसाइड द कोन है वो कैसा है मैम? आउटसाइड द कोन जो है ना वो हमारे पास डी शील्डेड है।
और जो डीशील्डेड है मैम उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है। ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आई होप तुम्हें अभी शील्डिंग और डीशील्डिंग काफी अच्छे से क्लियर होगा। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि तुमको चीजें क्लियर भी हो रही है कि नहीं हो रही हैं। समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ और तुमको समझ में नहीं आ रहा। चलो इसी के साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए। अब हम आ गए हैं 3rd क्वेश्चन पे। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू में तुम्हारा एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो बहुत ही ध्यान से इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत आते हैं, ये तो मैंने पीवाईक्यू से ही लिया हुआ है। देखो क्या है, व्हाट इज द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लॉन्ग में आएगा, अगर आया तो बहुत नंबर का है, शॉर्ट में अगर आया तो इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये कहाँ आएगा, ये वाला तुम्हारा शॉर्ट में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है एनएमआर में, पहले तो ये बता दो। फिर पूछ रहा है इंडिकेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन और सिग्नल्स बताओ, किसके केस में, इथाइल अल्कोहल के केस में, इथाइल एसीटेट के केस में। हो सकता है आपको इनकी जगह कोई और भी चीजें दिखा दे या कुछ और कंपाउंड दे दे, लेकिन तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर वो चाहे कोई सा भी कंपाउंड दे दे तुम सॉल्व कर लोगे, है ना। तो देखो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इज ऑल्सो नोन एज जे कपलिंग। जो तुम्हारी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को हम जे कपलिंग भी कहते हैं, इज अ फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन प्रोटॉन एनएमआर यानी कि 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर द सिग्नल ऑफ अ प्रोटॉन इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल पीक्स। ऐसा कैसे हो रहा है कि आपके सिग्नल स्प्लिट कर रहे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। जैसे कि हमारे पास है CH2 के पास में मैंने रखा है CH3। अब बेटा जब भी कोई सिग्नल स्प्लिट करता है तो सामने वाले की वजह से करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं तुमको समझाती हूँ। मैं यहाँ पर कौन हूँ, मैं यहाँ पर हूँ आपकी केमिस्ट्री की टीचर, है ना। मान लो यहाँ पर मेरे जस्ट पास में कोई मैथ्स का टीचर आके खड़ा हो जाए, तो भाई हमारे तो एनवायरमेंट अलग है। मेरा एनवायरमेंट जो है वो केमिस्ट्री है, उस मैथ्स वाले का एनवायरमेंट जो होगा वो कुछ और होगा। हम दोनों के एनवायरमेंट क्या हो गए, हम दोनों के एनवायरमेंट अलग हो गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि वो मेरे जस्ट पास में आकर खड़ा हो रहा है इधर। मान लो ये वो मैथ्स वाला फैकल्टी है, वो यहाँ पे आकर खड़ा हो रहा है, मतलब वो मेरा नेबर हुआ। क्या हुआ, पड़ोसी हुआ वो मेरा। अब उसका इम्पैक्ट मेरे पे पड़ेगा और मेरा इम्पैक्ट उस पे पड़ेगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे के एडजेसेंट होता है, बिल्कुल पड़ोस में होता है, यानी कि नेबरिंग होता है और नॉन इक्विवेलेंट होता है, उसके जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे सामने खड़ा हो जाए जो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट का नहीं है, मतलब मैथ्स का फैकल्टी, और वो मैथ्स का फैकल्टी बिल्कुल मेरे पड़ोस में है, तो उसकी वजह से मैं स्प्लिट हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी, मैं स्प्लिट हो जाऊंगी। और जिस रूल से हम स्प्लिट होते हैं उस रूल को कहते हैं बेटा N+1 रूल। अब बहुत ध्यान से समझो, ये वाला CH2 है, मान लो ये मैं हूं, ये तुम्हारी केमिस्ट्री वाली मैम है, ये CH3 कोई मैथ्स वाला या मैथ्स वाली मैम आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, ये जो मैथ्स वाली मैम है ना, ये आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो इनके पास 3 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है मैम, इन मैथ्स वाली मैम के पास 3 प्रोटॉन है। तो मैं इन मैथ्स वाली मैम की वजह से क्या करूंगी, मैं इन मैथ्स वाली मैम की वजह से स्प्लिट कर जाऊंगी। स्प्लिट करने का फॉर्मूला होता है N+1। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, मतलब N की वैल्यू कितनी है मैम, N की वैल्यू 3 है, तो N+1 कितना हो जाएगा, N+1 की वैल्यू आ जाएगी मैम 3+1 यानी कि 4। यानी कि मैं कितने सिग्नल में, कितनी पीक में स्प्लिट हो जाऊंगी, मैं 4 पीक में स्प्लिट हो जाऊंगी। और इस 4 पीक को बेटा बोलते हैं क्वार्टेट। क्या बोलते हैं, 4 पीक्स में स्प्लिट होने को बोलते हैं क्वार्टेट। डन। अब जैसे मैं मैथ्स वाली मैम की वजह से स्प्लिट हुई, वैसे ही मैथ्स वाली मैम भी मेरी वजह से स्प्लिट होंगी। देखो कैसे, अब ये जो मैथ्स वाली मैम है, दूसरे पेन से दिखाते हैं इनको। अब ये जो मैथ्स वाली मैम है ये मेरी वजह से स्प्लिट होंगी। मेरे पास कितने प्रोटॉन है मैम, आपके पास तो 2 प्रोटॉन है, आपके पास 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपके लिए N की वैल्यू 2 है। तो जरा N+1 रूल लगाओ। मैम N+1 लगाया तो हमारे पास आया 3, मतलब मैथ्स वाली मैम कितने में टूटेंगी, मैथ्स वाली मैम 3 पीक में स्प्लिट हो जाएंगी। 3 पीक में स्प्लिट होने का मतलब है वो बनाएंगी ट्रिपलेट। क्या बनाएंगी, ट्रिपलेट। ध्यान रखो, एक पीक अगर आती है तो आपका बनता है सिंगलेट। हाँ बेटा राइटिंग देख लेना थोड़ी सी। 2 पीक आती हैं तो तुम्हारा बनता है डबलेट, 3 पीक्स आती हैं तो बनता है ट्रिपलेट, 4 पीक्स आ रही हैं तुम्हारे पास तो बन जाएगा क्वार्टेट,
और सिमिलरली अगर 5 पीक्स आती हैं तो ये बन जाएगा क्विंटेट। इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा वो नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा। समझ आया? अगर हमारे पास 3 पीक आ रही थी तो वो क्या बन गई? ट्रिपलेट। मेरे पास 4 पीक आ रही थी तो मैं क्या बन गई? क्वार्टेट। इसकी वजह से हमारे बीच में क्या हो गई? हमारे बीच में स्प्लिटिंग हो गई। तो इसी तरीके से बेटा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से पीक्स में हम टूट जाते हैं, मतलब न्यूक्लियाई टूट जाते हैं, हम तो नहीं टूटेंगे। This splitting occurs because the nuclear spins of neighboring proton. This जो splitting होती है वो neighboring यानी कि पड़ोसी के प्रोटॉन्स की वजह से होती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला होता है। फिर देखो एज अ रिजल्ट इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग एज अ सिंगल पीक, एक सिंगल पीक मिलने की जगह हमें बहुत सारी पीक्स मिलने लगती हैं, और वो जो सिंगल पीक होती है वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीप्लेट में। जो सिंगल पीक है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है मल्टीप्लेट में। मल्टीप्लेट किसको बोलते हैं मैम? इन सभी को कंबाइन फॉर्म में आप मल्टीप्लेट बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? आई विल राइट कि इन सभी को हम लोग कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इन सभी को कंबाइन फॉर्म में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लेट। तो यहाँ पर तुम्हारी सिग्नल का क्या हुआ मैम? यहाँ पर हमारा सिग्नल जो था वो स्प्लिट हो चुका है। किसमें? मल्टीप्लेट में स्प्लिट हो चुका है। मल्टीप्लेट एज एन जैसे कि तुम्हारा डबलेट हो गया, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट एटसेट्रा। दिस रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें कितने प्रोटॉन हैं। जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेट में स्प्लिट हुआ है यानी कि उसके जो उसमें कितने प्रोटॉन रहे होंगे? 3। कोई अगर ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है तो उसमें कितने प्रोटॉन रहे होंगे? 2। समझ आया? चलो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिटिंग। फिर देखो क्या होता है, वही n+1 रूल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो यहाँ पर आ गया। एक बार जरा जल्दी से स्लाइड देखो, देखो कुछ समझ में आ रहा है? n+1 रूल क्या होता है? n+1 रूल, इफ अ प्रोटॉन हैज n नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अगर किसी के भी पास n इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, इट्स NMR सिग्नल जो होगा वो किसमें स्प्लिट करेगा बेटा? इसका जो NMR सिग्नल होगा वो स्प्लिट करेगा n+1 रूल में। कैसे कैसे करेगा? देखो जैसे कि मैम अगर हमारे पास एक नेबरिंग प्रोटॉन है तो ये जो है वो क्या बना लेगा मैम? ये बना लेगा मैम, इसमें n की वैल्यू 1 है, 1 है तो क्या बनाएगा मैम? 1+1 एज इन 2। 2 का मतलब क्या होगा मैम? डबलेट बना लेगा। अगर n की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा मैम? 2+1 होता है 3। 3 है तो क्या बनाएगा मैम? ट्रिपलेट बनाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद देखो अगर n की वैल्यू 3 आ रही है तो मैम 3+1 यानी कि 4, यानी कि यहाँ पर ये क्या बना लेगा? यहाँ पर ये बनाएगा क्वाड्रेट। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्प्लिट पीक्स फॉलोज पास्कल ट्रायंगल। बेटा जो पीक्स की इंटेंसिटी हम निकालते हैं वो फॉलो करके निकालते हैं पास्कल्स ट्रायंगल को। ये आप आगे पढ़ोगे या फिर अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, पीक की इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्नल की इंटेंसिटी क्या होती है, वो आपने इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमें 2 चीजें दी हुई थी हम उनके सिग्नल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का स्पेक्ट्रम कुछ किस तरीके का होगा, कैसे कैसे हमें सिग्नल्स मिलने वाले हैं। तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3CH2OH। देखो CH3CH2OH, यानी कि जो तुम्हारा पास CH3 है वो किसकी वजह से स्प्लिट होगा मैम? CH2 की वजह से। OH किसकी वजह से स्प्लिट होगा मैम? CH2 की वजह से। और CH2 किसकी वजह से स्प्लिट होगा मैम? CH3 और OH दोनों की वजह से वो स्प्लिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, जो तुम्हारे पास इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं बेटा, किसी भी नाम से दिया हो सकता है तुम्हारे पास पेपर में इथाइल एल्कोहल ना बोल के वो इथेनॉल नाम से दे दे, दोनों का मतलब सेम है। हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन। देखो एक हमारे पास टाइप ऑफ प्रोटॉन ये है, एक ये है तुम्हारे पास, एक ये वाला टाइप ऑफ प्रोटॉन है, एक ये है। 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है। पहले वाले को हमने लिख लिया मिथाइल, मिथाइल के बाद ये जो CH2 है इसको हम बोल देंगे मिथाइलिन ग्रुप। और थर्ड वाला क्या है मैम? थर्ड वाला है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर तुम्हारे पास जो है वो 3 ऐसे प्रोटॉन हैं जो अलग अलग हैं और जो हमें डिफरेंट सिग्नल्स देने वाले हैं। अगर इसमें मैम आप सबसे पहले मिथाइल की बात करते हो तो मिथाइल में क्या होगा? मिथाइल स्प्लिट्स बाय 2 एडजेसेंट CH2 प्रोटॉन। ये जो मिथाइल है वो इस CH2 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट करेगा। अब ये CH2 प्रोटॉन में n की वैल्यू बता दो। n की वैल्यू मैम 2 है।
अगर हम यहाँ पर n+1 रूल लगाते हैं तो मैम इसमें आंसर आ जाएगा 2+1 यानी कि 3, यानी कि मिथाइल कितनी पीक्स देगा मैम, मिथाइल आपका ट्रिपलेट में टूट जाएगा और 3 पीक्स देगा। तो मिथाइल किस में टूट रहा है, मिथाइल जो तुम्हारा है बेटा वो ट्रिपलेट में टूट रहा है और हमें क्या देगा मैम, 3 पीक्स देगा। और जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1 से 1.2 ppm अप्रोक्स। इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी अप्रोक्स 1 से 1.2 ppm। नेक्स्ट है मिथाइलिन, मिथाइलिन एज इन ये वाला CH2, कहाँ लिखा है ये वाला CH2। अब देखो इट स्प्लिट्स बाय 3 एडजेसेंट CH3 प्रोटॉन, ये 3 मिथाइल की वजह से स्प्लिट हो रहा है। अब अगर 3 मिथाइल की वजह से तो बेटा इसके लिए n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, n+1 वाला रूल लगाओ 3+1 जो कि हो जाएगा 4, यानी कि CH2 की कितनी पीक्स मिलेंगी मैम, CH2 की 4 पीक्स मिलेंगी एज इन वो बनाएगा क्वार्टेट, क्वार्टेट बनाएगा। तो देखो उसने क्या बनाया मैम, CH2 ने यहाँ पे बना दिया है क्वार्टेट हैविंग अ केमिकल शिफ्ट, जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अप्रोक्स 3.5 से 4 ppm के बीच में लाई करती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर इसकी 3.5 से 4 ppm के बीच में लाई कर रही है। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोक्सिल, ये वाला जो OH ग्रुप है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूजुअली कपल नहीं करता है क्योंकि फास्ट एक्सचेंज हो जाता है इसका बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्सिल है वो तुम्हारे पास एक सिंगलेट देगा केवल, अगर केवल एक ही सिंगल बैंड आएगा वो कि जो कि ब्रॉड आएगा, बिल्कुल भी शार्प नहीं आएगा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इनफैक्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इथेनॉल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इथाइल एसीटेट के बारे में। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला हो सकता है बेटा कि वो तुम्हें फॉर्मूला दे दे, केमिकल नेम ना दे, तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए। तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COO OCH2CH3, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। दिस इज व्हाट मैम, दिस इज इथाइल एसीटेट। कितने अलग अलग प्रोटॉन है देखो मैम, एक तो ये वाला प्रोटॉन है, एक ये वाला प्रोटॉन है, एक ये वाला प्रोटॉन है, मतलब मैम यहाँ पर भी हमें 3 प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो देखो पहला मिला हमें CH3 जो कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है मैम, उसके बाद हमें मिला CH2 यानी कि मिथाइलिन ग्रुप, फिर मैम एक और CH3 जो कि इस मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है, 2 CH3 और एक मिथाइलिन ग्रुप यहाँ है। अब देखो जो तुम्हारे पास मिथाइल ग्रुप है यानी कि ये वाला जो COO से कनेक्टेड है मिथाइल ग्रुप, ये तुम्हें देगा सिंगलेट। लेकिन क्यों देगा सिंगलेट मैम, क्योंकि इसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन है ही नहीं। मान लो मैं ये मिथाइल हूँ, मेरे पड़ोस में कोई मैथ्स का फैकल्टी है ही नहीं। अब जब मेरे पड़ोस में कोई मैथ्स का फैकल्टी ही नहीं है तो मैं क्यों स्प्लिट करूंगी यार, स्प्लिट तो मैं उसकी वजह से कर रही हूँ ना जब मुझे अनवांटेड प्रोटॉन्स मिल रहे हैं जो मेरे जैसे नहीं है। यहाँ पर देखो ना CH3 के बगल में कोई प्रोटॉन ही नहीं है, प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये स्प्लिट नहीं करेगा और ये सिर्फ एक सिग्नल दे देगा यानी कि सिंगलेट बना देगा। तो ये जो तुम्हारा मिथाइल है एक सिंगलेट सिग्नल में टूट जाता है क्योंकि कोई एडजेसेंट प्रोटॉन यहाँ पर है ही नहीं जिसकी वजह से वो स्प्लिट कर पाए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख रही हूँ, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो इथाइल यानी कि ये CH2 ग्रुप जो है स्प्लिट कर जाएगा क्वार्टेट में। क्वार्टेट में कैसे, क्योंकि मैम ये तो इसकी वजह से स्प्लिट करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं मैम, 3 हैं। अगर हम यहाँ पर n+1 वाला रूल लगाएंगे मैम तो n+1 के अकॉर्डिंग ये 3+1 यानी कि 4 में टूट जाएगा। 4 में मैम हमें मिलता है क्वार्टेट। तो ये जो तुम्हारे पास CH2 है, मतलब ये वाला CH2 जो है वो तुम्हारे पास किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, जो CH2 है तुम्हारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टेट में, यानी कि तुम्हें 4 पीक्स इंडिविजुअली वो दिखाएगा। और इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 ppm तक लाई करती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी लिखोगे ना तो और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, और ज्यादा अच्छे तुमको वो मार्क्स देगा। उसके बाद द मिथाइल ग्रुप स्प्लिट्स इनटू अ ट्रिपलेट, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इसकी वजह से स्प्लिट कर जाएगा। अब कैसे किसकी वजह से स्प्लिट करेगा, देखो ये वाला इसकी वजह से स्प्लिट कर रहा था और ये मिथाइल इसकी वजह से। इसके लिए नंबर कितने हैं मैम, n की वैल्यू इसके बगल वाले कार्बन पे 2 ही है, तो ये कैसे हो जाएगा मैम, ये 2+1 में टूटेगा, एज इन ये ट्रिपलेट देगा, यानी कि हमें इस मिथाइल का क्या मिला, इस मिथाइल का मैम हमें ट्रिपलेट मिल चुका है। समझ में आया? तो बेटा ये था तुम्हारा स्प्लिटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो ये NMR के मैं जितने भी बेटा क्वेश्चन लेकर आई थी ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैं इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हारा NMR का पूरा जितनी भी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा समझो एक निचोड़ मैंने तुम्हें NMR का यहाँ से दे दिया है। जितनी भी चीजें होती हैं NMR की दे दी हैं। इसके अलावा भी अगर तुमको NMR बहुत डिटेल में थ्योरेटिकल पढ़नी है कि मैम ये हुआ कैसे, ये तो सिर्फ आपने क्वेश्चंस करवा दिए, एक्चुअली कैसे होगा, नोट्स हम कैसे बनाएंगे, एक्चुअली तुमको नोट्स भी मिल रहा है, लेकिन जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसमें पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है, अगर तुमको वो भी चाहिए तो मुझे अगर 5-6 बच्चों के कॉमेंट्स दिखते हैं इस चीज पे तो वो मैं जरूर लेकर आऊंगी। अदरवाइज तो ये तुम लोगों की ही डिमांड पे था, तुमको NMR चाहिए था तो मैं NMR लेकर आ गई।
अब मैं तुम लोगों से एक और चीज पूछ रही हूँ, अगला वीडियो तुमको मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे चाहिए तो क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में मास भी है, या फिर तुमको किसी और टॉपिक पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आईआर पे चाहिए, मास पे चाहिए या फिर आईआर पे चाहिए, कमेंट में बताना। तो फाइनली मैम आप भूल रही हो कुछ, मैम भूल नहीं रही है, मैम को याद, मैंने बोला था कि मैं कुछ अनाउंस करने वाली हूँ, तो हेयर आई एम। तो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो मैं ये करवा रही हूँ, इन्हीं फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज की ये बड़ी अनाउंसमेंट भी है। ध्यान से सुनो ये अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके की है, तो जितने भी बच्चे तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर के अभी एग्जाम दोगे, एग्जाम देके तुम जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचोगे, फिफ्थ सेमेस्टर की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आई विल बी देयर। हम लोग बेटा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपके फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्लीट चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे आप ट्यूशन में या कोचिंग में जाकर पढ़ते हो ना सब कुछ, सिमिलरली वही उससे 10 गुनी कम फीस के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक कंप्लीटली मैं करवाऊंगी। आपकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें हम थ्योरी लेक्चर्स लेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे। इसके अलावा जो ये एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है, ये तो बेटा यूट्यूब पर आएगी। यूट्यूब पर इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो सबकी वीडियोस धीरे धीरे लाती रहूंगी। लेकिन जो कंप्लीट लेक्चर होता है बेटा, जैसे जिसमें आप बोल दो कि मैम अब तो ये आप केमिस्ट्री आप संभालो, अब सब कुछ आपके ऊपर है, तो वो मैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे ही आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे वैसे ही आपको वो अवेलेबल होगा। अब इसमें बेटा हम आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी लेकर आएंगे, साथ ही साथ में लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। आप मेरे साथ लाइव बैठ के पढ़ोगे। लाइव क्लास में आपके पास क्या होगा मैम, लाइव क्लास में जैसे ही कोई डाउट आएगा आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपके हर एक कमेंट के पर्सनल अटेंशन दूंगी, हर एक का डाउट सॉल्व होगा और हर एक की रेगुलर क्लासेस होंगी। आपकी रेगुलर क्लासेस की जाएंगी एक फिक्स टाइम पे, जहां पर मैं और आप साथ में बैठकर हर एक चीज के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस, या फिफ्थ सेमेस्टर के अलावा मैं किसी और सेमेस्टर के लिए भी ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करूं, या फिर जो भी आप लोगों के मन में है आप लोग मुझे वो कमेंट में लिख के दो। जितना आप कमेंट करोगे उतना मुझे पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तभी मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाऊंगी ना। तो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको SRBSC क्लासेस से चाहिए, कमेंट्स में लिखो। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चाहिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल बी देयर, है ना। आई अश्योर यू आई विल बी देयर। तो आपकी जो भी डिमांड है आप वो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपकी डिमांड्स फुलफिल की जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर आईआर में से किसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊं, और अगर इसी का आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, बाय बाय।